तो बेटा हमने जो तीन चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हमने लिखा था 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। एक हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला बना था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक हमने पढ़ा था रेंज, रेंज का फॉर्मूला बना था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, ये तीन चीजें हमने निकाली थी फॉर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। अगर कोई एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल लेते हैं, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंड रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात की थी। अब आज हम इनमें से कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे, व्हाट विल हैपन इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे मान लो बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बेटा, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो दो एंगल का नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए डिफरेंट सिचुएशंस क्या होंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, हाइट का क्या होगा, रेंज का क्या होगा। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। मान लीजिए t1 हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, थीटा एंगल में, आप इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, और t2 जो हो गया बेटा वो 90 माइनस थीटा के लिए हो गया, आप इक्वल टू u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो अगर दोनों का रेशियो देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t1 अपॉन t2 क्या मिलेगा बेटा, tan थीटा। तो यहाँ पर t1 और t2 हो गए टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। जैसे कि मैं बोल एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और दूसरे को 60 डिग्री, तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो t1 अपॉन t2 क्या होगा, tan थीटा के इक्वल। सिमिलरली हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट का रेशियो तो h1 आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 आएगा बेटा u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, और दोनों को अगर आपने डिवाइड किया h1 अपॉन h2 आपको मिलेगा tan स्क्वायर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स what will be the ratios of the time of flight and height and the range। चलिए ये बात हो गई। अब रेंज की बात करते हैं, what happens with the range। तो अगर हम यहाँ पर आर्गुमेंट लिखते हैं थीटा के लिए u स्क्वायर sin 2 थीटा लिखेंगे अपॉन g, और r2 लिखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो आप लिखेंगे u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। आप इस पे लिखोगे r2 u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, तो क्या पता चला, आपको पता चला कि दोनों रेंज क्या होंगी, इक्वल। तो अगर एक को आपने 30 पे प्रोजेक्ट किया, दूसरे को 60 पे प्रोजेक्ट किया, तो दोनों की रेंज क्या होंगी, सेम आएगी। हाइट का रेशियो क्या होगा बेटा, अलग अलग आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आएगा, बट रेंज क्या होगा, सेम रहेगा। दोनों के रेशियो मैंने आपको लिख दिए, बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा समझ आ गया, क्लियर है? यस सर। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट है। बिल्कुल बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही क्योंकि ये हॉल बहुत बड़ा है और खाली खाली सा है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। एक सेकंड में डोर ओपन कर देता हूं, फिर देखता हूं शायद से हो जाए। अभी शायद थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा बढ़िया क्योंकि मुझे ठीक है बेटा।
तो ये जो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर इसको डायग्रामेटिकली आप समझना चाहते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, आपने एंगल पर ये यहाँ से यहाँ ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल। अब दूसरे को आपने 90 माइनस थीटा कंसीडर किया, ये वाला एंगल मान लो कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ओ, अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज h1 और इसकी जो हाइट आएगी बेटा, बड़े वाले की जो हाइट आएगी इसको लिखेंगे h2। तो हाइट का रेशियो देखो, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा t1, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा h1 h2 is the height for the theta and 90 minus theta, t1 t2 is the time of flight for theta and 90 minus theta, and r1 r2 यहाँ पर इक्वल ही है, ये हो गया r1 और r2 दोनों की बराबर है, रेंज इक्वल। आपने एक एंगल लिया थीटा, दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, जब आपने थीटा और 90 माइनस थीटा पर तो जो कैलकुलेट किया है, तो हाइट का रेशियो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या है और रेंज क्या है, वो आपको समझ में आ गया। बोलो क्लियर है ना? ठीक है बेटा। सर ये R1 R2 का नहीं है सर समझ। R1 R2 का क्या है सर ये कैसे लिखे सर आपने सर इक्वल्स टू, सर ये हाफ हाफ है? नहीं बेटा, हाफ हाफ नहीं, ये दोनों की रेंज सेम है, ओ से प्रोजेक्ट किया ए पर गिर रहा है, तो अगर आपने थीटा पे प्रोजेक्ट किया, मान लो आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और ये ओ से चला जाएगा ए पर, जब आप इसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे ना, तब भी ये कहां जाएगा, ओ से जाएगा और ए पर ही गिरेगा। दोनों ही सिचुएशन में रेंज सेम होगी। अगर थीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे मान लो अगर हमने एक 20 डिग्री एक 70 डिग्री ले लिया, एक 40 डिग्री एक 50 डिग्री ले लिया, तो इन सारे एंगल्स के पेयर की रेंज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जितना 20 डिग्री पर रेंज होगा उतना ही 70 डिग्री पर होगा, जितना 40 डिग्री पर होगा उतना ही 50 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो रेंज जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हमेशा सेम होता है। आई बात समझ? यस सर। और ये 90 माइनस वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं बेटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, आप सारे एंगल को चाहे हॉरिजॉन्टल से मेजर करो चाहे वर्टिकल से, मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, एक थीटा हो गया तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, हॉरिजॉन्टल से ही मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से मेजर करके ही यहाँ पर बताया गया है। हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा है, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल मेजर। ठीक है, मतलब ऐसा समझ, आप इसको ऐसा समझ लो कि एक बार आपने इसको प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री पर और दूसरी बार आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा। क्लियर? ओके, ठीक। चलो, एक ही पॉइंट हो गया हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा और रेंज क्या होगा। रेंज इक्वल होगा बेटा, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट का रेशियो हमने देखा t1 अपॉन t2 होगा tan स्क्वायर tan थीटा और h1 अपॉन h2 होगा tan स्क्वायर। ठीक है, इसकी बात हमने करी है। सर माइक में नॉइज आ रहा है, नॉइज क्या, रेंज क्या होगा?
अभी क्या आवाज सही आ रही है बेटा? Yes, sir. ठीक, चलो अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे मान लो आपने किसी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और हाँ बेटा आवाज आई? अब इस एक्स एंड वाई एक्सिस में क्या है? हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया और मैं आपको बोल रहा था कि ये एक पॉइंट यहाँ पर हमने लिया कि जो कि इससे एस हाइट पर है और एक पॉइंट है ग्राउंड पर ए। मान लो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगा, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो ओ टू टी। ओ से टी जाने में इसको टाइम लगा बेटा t1 और p से फिर वापस a तक आने में इसको टाइम लगा बेटा t। ठीक, ये सिचुएशन हमने यहाँ पर क्रिएट किया। एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है o से a तक। o से p तक जाने में उसको टाइम लग रहा है t1 और p से a तक जाने में उसको टाइम लग रहा है t। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट पॉइंट? पॉइंट p की हाइट क्या होगी? कौन बताएगा? कैन यू फाइंड इट आउट? देखो बेटा कैसे करेंगे इसको मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताऊंगा बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अब इस केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो t1 प्लस t2 आ रहा है बेटा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हो 2u sin थीटा अपॉन g। अगर आपने किसी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था u स्पीड से थीटा एंगल, ठीक है, अगर आपने u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था तो t1 plus t2 इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट which can be written as 2u sin theta upon g। बोलो ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ से आपको u sin theta की वैल्यू मिलेगी, u sin theta will be equal to g by 2 times of t1 plus t। ये आपको u sin theta मतलब the vertical component of the velocity you will get it as g upon 2 times of t1 plus t। अब क्या करना है, आपको ये हाइट निकालना है, h हाइट निकालना है, ठीक है बेटा? तो h के लिए आप क्या करोगे, h is equals to u sin theta t1 minus half g t1 square। ऐसा लिख सकते हैं बेटा? ऐसा लिख सकते हैं बेटा? बोलो। अरे भाई पार्टिकल कहाँ गया? o से गया t पर कितना टाइम लगा बेटा? t1 टाइम लगा। तो अगर h हाइट के लिए आप लिखोगे, इक्वेशन बनाओगे s is equals to ut plus half it square होता है, तो कितना टाइम लगा t1, तो आपने लिखा u sin theta t1 minus half g t1 square because we are considering the vertical motion। बोलो बेटा समझ आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर u sin theta की वैल्यू पुट कर दो, s equals to आप लिखेंगे g by 2 t1 plus t2 into t1 minus half g t1 square। इसका अंदर मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर लेते हैं, g t1 square by 2 plus g t1 t2 upon 2 minus g t1 square upon 2
ये हो गया बेटा tan 0 and that height will be given as g times of T1 T2 upon. So if you have been given that एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया u और थीटा तो गिवन नहीं होगा, उसमें आपको सिर्फ कितना बोला जाएगा कि वो पार्टिकल को से p तक गया गिवन टाइम में वापस p से वापस जमीन पर आने की टाइम, then what will be the height of that point? So height of that point will be given as g times of T1 T2 upon 2. बोलो बेटा समझ आया? This is the important result आपको इसको याद रखना है और कैसे सॉल्व करनी होगी आपको समझ आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक। सिमिलरली एक और बात यहाँ पर आती है, you will get the same result. हाँ बेटा। तो सेकंड लास्ट वाला जो आपने स्टेप लिखा है ना सर इसमें, सर आपने सर g/2 को सर t1 + t2 से इनटू किया है। हाँ ये t1 बाहर था, t1 + t2 अंदर था, t1 का मल्टीप्लाई करोगे t1 स्क्वायर प्लस t1 की फिर d/2 का मल्टीप्लाई करोगे बस। यस सर। ठीक। तो दिस इज द हाइट ऑफ दैट और इसी में एक सब पॉइंट लिख सकते हो आप, सेम रिजल्ट यू विल गेट। सब पॉइंट क्या लिख सकते हो? मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यू विल गेट, आपके पास उसकी वेलोसिटी और एंगल का इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि दो सेम हाइट्स है, दो सेम हाइट, एक ये हाइट है h है, एक ये भी हाइट है, क्योंकि दो बार सेम हाइट पर होगा, एक बार अपवर्ड जर्नी और एक बार डाउनवर्ड जर्नी, दो बार सेम हाइट पर होगा बेटा। तो ये भी है, ये भी है। अब आपको ये पता है कि o से a तक का जो टाइम है और o से b तक का जो टाइम है, o से a तक का टाइम दिया हुआ है आपको t1, o से b तक का टाइम आपको दिया गया t2, then again that height will be given as g times of t1 t2 upon। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, पॉइंट p एस हाइट पर था, तो टाइम इसका t1 था, बाकी टाइम t2 था, तो उसके बाद क्या होगा? या फिर ऐसा लिख किया जाए कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और उसने सेम हाइट को t1 एंड t2 टाइम पर कवर किया है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट टू हाइट? वो हाइट कितनी है? यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब हम इसके ऊपर कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन लेंगे अपने कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपको समझ आएगा, रेंज का मतलब, रेंज के बारे में आपको इतना याद रखना है कि भाई हाँ, एक और बात होती है, एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, मैक्सिमम रेंज, हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देख लिया, एक का आ जाता है कोण sin थीटा अपॉन g, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन g, रेंज हो जाएगा tan थीटा अपॉन g। अब इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलना। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम रेंज। तो अभी अगर आपको ये बोला जाए कि आप मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u एंड थीटा, मतलब हमें पता है कि हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर करने वाले हैं 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर, या कि u ठीक है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करने वाले हो, तो आपके दिमाग में बात ये आएगी कि हम इसको कितने एंगल पर फायर करें जिससे मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो आपने अभी पढ़ा कि r क्या पढ़ा था, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब देखो गिवन u हो गया, g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? sin थीटा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर आप मैक्सिमम रेंज की बात करते हो तो sin थीटा क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम होना चाहिए। और आप सबने पढ़ा है कि sin और cos जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे बेटा? 1 का मतलब क्या होगा? sin 90 डिग्री। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि जो 2 थीटा है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना होना चाहिए बेटा? 45 डिग्री। So if you want to obtain the maximum range of the projectile, then you must have to project that projectile at an angle of 45 degree. आपको उस projectile को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा जिससे आपको maximum range
ऑप्टेन हो सके। ठीक है बेटा, इवन जो आजकल ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब बेटा जो गाइडेड नहीं होती, उसमें मतलब कोई चिप वगैरह नहीं लगा होता है कि वो टारगेट को पीछे 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 करता हुआ उसको मारेगा। बैलिस्टिक मतलब सीधे बस उसको हिट कर दिया एक टारगेट को हिट करने के लिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा कंसेप्ट होता है वो इस पर बेस्ड होता है, और हमेशा उसको फायर करते हुए क्या करते हैं 45 डिग्री पर रखते हैं टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज। और बाकी अगर मान लो हमें कम दूरी पर फायर करना है तो इसी एंगल को बदला जाता है, एंगल को बदल करके उसकी रेंज को वैरी कर लेते हैं, जहां चाहते हैं वहां पर उसको फायर करते हैं। ठीक है, तो ये एमसीबीआर मतलब जो हमारी मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल होती है उस पर बेस्ड। बोलो आपको समझ में आई पॉइंट मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पर बुलेट करना है, 45 डिग्री पर बुलेट करना है। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, जो हमारे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। कैसे बेटा, for maximum range because u is given, g is given, so each value depends on the theta, so dr upon d theta must be 0। भाई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, dr upon d theta क्या होना चाहिए 0। तो आप लिखोगे u square upon g d by d theta of sin u theta, sin u theta का डिफरेंशिएशन करोगे और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। इसको आप लिखोगे 2 times of cos 2 theta equals to 0, 2 times of cos 2 theta equals to 0। ठीक है बेटा, भाई sin 2 theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos थीटा को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2 थीटा क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए, मतलब 2 थीटा क्या होना चाहिए बेटा 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। तो चाहे आप इस तरह से सॉल्व करो चाहे इस तरह से सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। मैक्सिमम रेंज अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वैसे अब आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज की आपको कितनी कैलकुलेट करना है 45 डिग्री। मतलब ये है कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर बनाऊंगा, जैसे मान लो 3 एंगल के बनाता हूँ, ये हो गया बेटा, ये हो गया, और एक में बनाता हूँ यहाँ पर। अब इसमें से पूछा जाए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बारे में, तो देखो फर्स्ट और थर्ड के लिए रेंज क्या है बेटा सेम, तो फर्स्ट और थर्ड के लिए रेंज सेम है, तो अगर ये थीटा है, अगर फर्स्ट के लिए एंगल थीटा है तो थर्ड के लिए एंगल क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, तभी रेंज सेम होगा बेटा, है ना। फर्स्ट के लिए अगर एंगल थीटा है तो थर्ड के लिए क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और सेकंड के लिए क्या है बेटा वो मैक्सिमम रेंज है, थीटा क्या है 45, ये मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर ये मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। ठीक है ना, बाकी एंगल्स के लिए क्या करेगा बेटा वो डिफरेंट रेंज आएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज क्या होगी सेम। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है बात, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, ठीक है सर, व्हाट विल dr upon d थीटा गिव। बेटा जब हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तब वहां पर आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम में मैंने आपको बताया था कि इफ यू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन और आपको ये पता लगाना है कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, तो पहला स्टेप होता है उसको डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट करके उसकी डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करना। एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल किया और उसको सॉल्व किया, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो नॉन मेडिकल वाले हैं उसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके। जो cos थीटा की वैल्यू 0 आती है बेटा 0 कहीं लिखा है, अगर हम cos थीटा का ग्राफ बनाए ना, अगर मैं यहाँ पर cos थीटा का ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनता है। तो इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि देयर आर टू मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर व्हिच द cos बिकम्स 0, है ना। तो मैंने केवल इसी वाले एंगल को लिया, बाकी एंगल को छोड़ दिया। जब ये नॉर्मल सॉल्यूशन आप करते हो तो आपको कई सारी वैल्यूज मिलेंगी थीटा की। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थीटा 90 डिग्री मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा π/2, प्लस पाई मतलब कितना 3π/2 मिलेगा, 5π/2 मिलेगा, और इस तरह से मतलब देयर विल बी टू मेनी एंगल्स 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो थीटा की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी बेटा। अब आपको अगला स्टेप क्या करना होता था कि ये जो डिफरेंशिएट करके आया, क्या आया डिफरेंशिएट करके 2 cos थीटा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, थीटा की वैल्यूज वहां पर पुट करके चेक करो कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, ऐसा एक कांसेप्ट मैंने आपको बताया था, उस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहां पर सॉल्व किया। ठीक है ना, तो dr by d थीटा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस एक मैथमेटिकल मेथड है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
आई होप दैट आपको समझ आया। But if velocity is different, then without angle of projection being complementary, range can be same. But if velocity is different, then without angle of projection being complementary, range can be same. बिल्कुल बेटा, अगर मान लो वेलोसिटी को आपने अलग अलग ले लिया, ठीक है ना, तो एंगल को ध्यान में नहीं रखो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो भी बराबर हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक को आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, एक को आपने 45 पे प्रोजेक्ट किया, और दोनों का जो रेंज है वो बराबर आ जाए, तो 30 डिग्री वाली वेलोसिटी अलग होगी और 45 वाली वेलोसिटी अलग होगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैंने ये सिचुएशन आपको तब बताया जब क्या हो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u, अगर u की वैल्यू फिक्स है, इन दैट केस मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री पर ही मिलेगी। मतलब आपकी लिमिट ही है कि आप किसी चीज को फेंकेंगे तो केवल और केवल मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना है तो आपको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा। अदरवाइज इफ वेलोसिटीज आर डिफरेंट देन देयर विल बी द डिफरेंट एंगल्स फॉर व्हिच रेंज कैन बी सेम। बिल्कुल वो सिचुएशन हो सकती है, क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो होगी रेंज की बात कि हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रेंज, and for complementary angles range is always equal. And now the next point, to short point we now discuss करते हैं बेटा, because we are talking about the velocity and velocity displacement acceleration are the vector quantities, so I will add some more points here. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने जो है एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, वही प्रोजेक्टाइल का पास ऐसा ही आएगा, ठीक है, ये हो गया पॉइंट 4, और प्रोजेक्टाइल किसी एक इंस्टेंट पर यहाँ पर, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा x, y, अगर ये x एक्सिस है, ये y, ठीक है। आपसे इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, आपसे इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट P, मतलब बीच के किसी भी पॉइंट पर, ये तो अभी हमने आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताया, हाईएस्ट पॉइंट, रेंज वाला पॉइंट, बीच के किसी सिचुएशन में अगर आपसे ये भी पूछा जाए, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, मोमेंटम पूछा जा सकता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जा सकती है, लेकिन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे, मान लो सबसे पहले अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम आपने निकाला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से कम टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा घूम करके वापस जमीन पर आ जाएगा बेटा, और डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम मान लो लेस देन द टाइम ऑफ फ्लाइट है, पार्टिकल बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर आपसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो सबसे पहले बात ये आएगी कि इफ यू ज्वाइन O टू द P, अगर आप O को P से डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, देन दिस विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा OP वेक्टर आएगा बेटा यहाँ पर, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। बोलो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना तो आप जानते ही हो ना कि भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन होती है, वही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना, ठीक। अब देखो क्या है, आपने ये पता लगाया कि जब ये पॉइंट पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल था वो हमारा पॉइंट P पर था, तो एट दैट इंस्टेंट उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया था x और वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया था y, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया y। So how to find out the displacement? First of all, you are going to find out the vertical displacement. Your choice, you can find out the horizontal also, क्योंकि आपको टाइम गिवन है। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो आप लिखेंगे u sin थीटा t minus half gt स्क्वायर। बोलो बेटा, क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये y की वैल्यू है, क्या आपको समझ में आ रहा है? सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल हाँ कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ करके फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी मोर प्रेफरेबल इफ यू कैन राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ i and j के, i के and j के, ठीक है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा देन ऑब्वियसली यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, नो प्रॉब्लम। तो ये y की वैल्यू मैंने निकाल दिया बेटा, अब x की वैल्यू अगर निकाल लिया तो एज यू नो दैट देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन एक्चुअली ड्यूरिंग द projectile मोशन,
small g vertically downward. Then what is the horizontal distance covered by that projectile? You will write down it is u cos theta times of t, because horizontal direction में कोई भी acceleration नहीं होता है. Then you will say the OP vector means the displacement vector of projectile at any time t, at any time t, the displacement will be given as u cos theta t times of I plus u sin theta t minus half g square times of j. This is the displacement of the particle at any instant. अगर आपसे magnitude पूछा जाएगा, then you will use the Pythagoras theorem, or you can say under root u cos square theta t square इतना सब बोलो बेटा समझ आया. अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, यू कैन मेक द फार्मूला. इतने सारे फार्मूलों को याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है और आपको निकालना कैसे. इसको याद रखने की जरूरत नहीं. ये मत सोचना कि ये फार्मूला है, नहीं. ये सिर्फ मैं आपको मेथड बता रहा हूं. अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स यू हैव टू बी फॉलोड. तो आपको यहां पर ओबी अगर निकालना है, इसके बाद आप यहां पर लिखोगे अंडर रूट u square cos square theta t square plus u square sin square theta t square plus 1 by 4 g square t की power 4 minus 2u sin theta g t cube. और फिर इस तरह से आप इसको, मतलब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको सॉल्व करो. आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी ना, तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे इस तरह से फॉलो कर सकते हैं. तो बोलो बेटा समझ आए हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. सर हमने क्वेश्चन की तरह नोट कर लिए. आपने अभी हेडिंग गलत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा. ये फोर्थ पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट. आप यहां पर छोटी सी हेडिंग डाल सकते हो, displacement at any instant, displacement at any instant. किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इससे दोनों समझते हो. चलो ये सब छोटी छोटी बातें हैं. सडनली पूछी जाती क्वेश्चन तो आपको लगता है यार हमने तो तीन ही फॉर्मूला पढ़ा था, ये सब कहां से आ गए. तीन ही फॉर्मूले नहीं होते, देयर आर टू मेनी मेथड्स. बहुत सारे मेथड होते हैं मैन. ठीक है बेटा. सर रिपीट वंस प्लीज. व्हिच वन? अरे मेरे भाई ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है. तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो यहां पर तो इस जगह पर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना. कुछ डिस्टेंसेस में हॉरिजॉन्टल कवर किया होगा, कुछ डिस्टेंसेस में वर्टिकल कवर किया होगा. टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था उसको मैंने x मान लिया, वर्टिकल वाले को y मान लिया. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, u cos थीटा इंटू t, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. वर्टिकल कितना कवर किया, तो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगा है u sin थीटा t माइनस हाफ t स्क्वायर. ठीक है. और क्योंकि हमसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें i के का मल्टीप्लाई किया, वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका j का मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट. ओके समझ आया बेटा? Yes, sir. ये तो बात हुई डिस्प्लेसमेंट की. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. मतलब बीच के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालें. तो हम इसको रिमूव करें बेटा, हमने आपने नोट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दिया गया तो कैसे निकालोगे आप वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के लिए क्या होगा, अब जब ये पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है, उसे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया u और थीटा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं बेटा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा. आप इसको समझ के चलना कि आपको u और थीटा पता है, बाकी t पता है, और उसी के टर्म में आपको सारी बातें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है. अब मान लो हमारा पार्टिकल जो है यहां से चलते हुए पहुंच गया पॉइंट p पर. ठीक है. अब ये पॉइंट p पर पहुंच गया, यहां पर ये पॉइंट हमारा p.
अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। मान लो वेलोसिटी होगी, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया था तब इसकी वेलोसिटी कितना, तब इसकी वेलोसिटी थी, और आपने कितने एंगल को प्रोजेक्ट किया था, थीटा एंगल। अब ये बीच में किसी इंस्टेंट पर पॉइंट P पर पहुंचता है आफ्टर टाइम t, ठीक है ना, स्मॉल टाइम t के बाद ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है, उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एट दैट इंस्टेंट दिस इज मेकिंग एन एंगल, इस इंस्टेंट पर ये कुछ एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो एंगल कितना है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द अल्फा, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको एंगल भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दोनों हम कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। तो एक सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मोशन होता है वो दो चीजों में दो तरह से इसको डिस्कस करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलग डिस्कस करते हैं बेटा और वर्टिकल अलग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पर अगर ये u cos थीटा था, तो because there is no any acceleration along the horizontal direction, so that's why here the horizontal component, whatever is the horizontal component, that must be equal to u cos theta. Angle तो आपको पता चल गया, that you can say v cos alpha must be equal to u cos theta. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो v cos अल्फा मतलब इसका जो ये इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos अल्फा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड। वर्टिकल की बात करते हैं। अब वर्टिकल में यहां पर ये चेक पहली बार है कि y की सॉल्यूशन हाउ टू फाइंड आउट दैट, इसके लिए आपको टाइम पता है बेटा, क्या पता है, टाइम पता है, तो आप लिखोगे v u minus g, t टाइम के बाद तो v is equals to हो जाएगा u sin theta minus this is the vertical component which is also equal to इसको आप ये भी बोल सकते हो v sin alpha के इक्वल। तो v sin alpha किसके इक्वल हो गया बेटा, u sin theta minus g के इक्वल, और v cos alpha किसके इक्वल हो गया, u cos theta के इक्वल। So what is the velocity vector at that point, you will write down it is equals to u cos theta I plus u sin theta minus gt. Okay. After time t, the velocity of particle at any point in its path will be given as this one. Repeat कर दो, कौन सा repeat करना बेटा? Which one I have to repeat? स्टार्टिंग का ओके, मतलब ये मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि जैसे आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से t डायरेक्शन पर, तो देन इन द टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इतना तो आपको पता ही है, दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ये मूव करते हुए t टाइम के बाद ये पॉइंट p पर पहुंच गया था। पॉइंट p पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, और वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एक एंगल बना रही है अल्फा। अब उस सिचुएशन में तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos अल्फा, ये v cos थीटा के इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, हम लिखा v cos अल्फा u cos। अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है बेटा वो बदल जाएगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया इक्वेशन ऑफ मोशन का, हमने फॉर्मूला लगाया इक्वेशन ऑफ मोशन का vy uy minus ct, तो dy हो गया u sin थीटा minus ct, जो कि v sin अल्फा के इक्वल है। तो जो नेट वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर बेटा वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है cos थीटा i के प्लस u sin थीटा minus ct j है, ये होगा ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए मतलब स्पीड बोल दिया जाए पॉइंट पर क्या है, तो इसका अंडर रूट u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा minus ct, इसकी हेल्प आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट इंस्टेंट। आगे बेटा समझो, आगे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट नहीं, बेटा देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लगाया ये कहां से आया है, ये डिफरेंशिएट करके ही तो आया है,
भूल गए क्या इसकी डेरिवेशन? आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया और फॉलो करते हुए आपने उसको डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बनाई थी ना, तो व्हाई टू फॉलो द सेम प्रोसेस अगेन, जस्ट यूज द फॉर्मूला। ठीक है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो। ओके फाइन, चलो ये आ गया। अब इसी के साथ साथ क्योंकि हमें वेलोसिटी पता चल गया, तो इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर पार्टिकल का मोमेंटम क्या है बेटा। तो जो p वेक्टर होता है वो होता है मास टाइम्स ऑफ p वेक्टर, मैंने आपसे बात पढ़ दिया, ठीक है, मास टाइम्स ऑफ v वेक्टर, मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो आपने पढ़ा है यहाँ पर, इसमें बस मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास टाइम्स ऑफ u cos थीटा i p plus mass times of u sin theta minus g e j k. This is the momentum. अगर आपको वेलोसिटी पता चला तो मोमेंटम भी पता है। ठीक है बेटा, ओके। Yes, sir. अब इसी के साथ साथ आपसे ये भी बोला गया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, हालांकि ये आपका फर्स्ट टाइम सुन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ जानते हैं नहीं जानते, पर ये बता दूं, डू यू नो अबाउट द एंगुलर मोमेंटम? बोलो बेटा, आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम पता है कि नहीं? No, sir. नहीं पता है। MVR, MVR, हाँ बेटा आपने जो फॉर्मूला बताया MVR थोड़ा ठीक ठाक का फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, बट हियर देखो मैं केवल डेफिनेशन बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, जब रोटेशन की बात आएगी वहां पर बात करूंगा। दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, देखो एक होता है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, नेट फोर्स है, तो मतलब उसका मोमेंटम बदल रहा है, क्या बदल रहा है? लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उसके पास कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, तो उस एंगुलर वेलोसिटी को बदलने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ता है। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्योंकि टॉर्क रिस्पांसिबल होता है रोटेट कराने के लिए, फोर्स रिस्पांसिबल होता है मूव कराने के लिए। तो फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क हो जाएगा किसके बराबर बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So that's very simple. Actually, the angular momentum is moment of the linear momentum. आप इसको लिखेंगे r cos t। क्या लिखेंगे बेटा? r cos t। अब ये r वेक्टर क्या है? r वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका पोजीशन वेक्टर आता है। ये जो हमने सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था वो है, ठीक है, जो आपने सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था वही है यहाँ पर। तो जो आपने पहले निकाला था वो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, इसी के नीचे आप बस ये फॉर्मूला लिख लीजिए, L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप पहले लिख चुके हो और मोमेंटम वाला यहाँ पर लिखा हो, बस इतना लिखो, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत है। क्लियर बेटा? बाकी आप एंगुलर मोमेंटम को जब टॉपिक आएगा तो हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। So now you know how to find out the different physical quantities during the projectile motion. किसी projectile motion में आप कैसे displacement निकालेंगे, कैसे velocity निकालेंगे, मतलब बीच के किसी इंस्टेंट पर, मैंने हर जगह नहीं बोला, बीच के किसी इंस्टेंट पर ये सारी क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको समझ में आ गई। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं समझ आ गई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल का ये टॉपिक सर आप सर्कुलर मोशन भी बता देना बेटा, आप परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो ध्यान से, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। दिस क्लास इज गोइंग टू बी कंटिन्यू, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, कुछ छोड़ूंगा नहीं, बहुत सारी बातें पढ़ाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे की बातें करेंगे, आगे की बातें मतलब एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पर देखो, अभी आपने ये पढ़ा था कि फॉर द मैक्सिमम रेंज
अगर मैक्सिमम रेंज आपको ऑब्टेन करना है फॉर अ गिवन वेलोसिटी देन यू हैव टू प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट एट 45 डिग्री। आपको ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया बेटा, आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इस तरह से कि इसने मैक्सिमम रेंज कवर किया। ये आपको दिया गया कि दिस इज द मैक्सिमम रेंज फॉर द गिवन वेलोसिटी। So in that case, what is the height attained by that projectile? ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर अभी आपको पता है कि फॉर मैक्सिमम रेंज अगर आप मैक्सिमम रेंज लेते हो तो उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए बेटा? 45 डिग्री होना चाहिए। वेलोसिटी तो आपको गिवन ही है, तो हाइट जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा वेलोसिटी तो वही है, क्या है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मतलब sin 45 का स्क्वायर, sin 45 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब sin 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा बेटा। 1/2 को 1/2 को नीचे ले आएंगे तो हाइट इज गोइंग टू बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 4g। This is the height attained by the projectile when you will project it at 45 degree। अगर आपने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से 45 डिग्री पर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को सेट किया है, the height attained by that projectile will be u square upon 4g। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, as maximum range जो आता है बेटा r max, वो आता है u square sin थीटा तो 1 हो गया upon g, है ना? r max क्या होता है बेटा? u square upon g। तो इसका मतलब है that is the relation between the height and the maximum range की सिचुएशन में जो हाइट अटेन करता है उसके बीच का रिलेशन है h r max upon 4। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दे दिया जाता है कि तो रिक्टेंगल 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, तो एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो वी मस्ट हैव एन आईडिया कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। बोलो बेटा, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, समझ आया? क्लियर? यस सर। अब इसी के साथ हम लोग बोल रहे थे, कुछ पूछा था क्या? चलिए एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर वी विल डू सम क्वेश्चन भी लेना जरूरी है क्योंकि काफी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है, एक लास्ट पॉइंट और जो कि हाईएस्ट सिस्टम बताना जरूरी है। relation between range and height। किसी एक प्रोजेक्टाइल को जब आप प्रोजेक्ट करते हो बेटा तो वहां पर रेंज भी आता है, हाइट भी आता है। तो उस गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एज r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin थीटा अपॉन, ठीक है ना? एंड h इक्वल्स टू हाइट, उसी प्रोजेक्टाइल के जो हाइट का फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बनता है। दोनों को कर दो डिवाइड, r अपॉन h कर दो, तो आप लिखोगे u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g और h को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो 2g अपॉन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो बेटा u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या, g से g गया, ठीक। अब sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला ओपन कर दो, 2 sin थीटा cos थीटा इनटू 2 एक बचा हुआ है ऊपर, नीचे आएगा बेटा sin स्क्वायर, तो यू आर गोइंग टू गेट 4 cot थीटा। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल में रेंज और हाइट का जो रेशियो आता है बेटा वो आता है 4 cot थीटा। और जब वो मैक्सिमम रेंज वाला था तो थीटा 45 था, तभी r अपॉन h आया था बेटा, h इक्वल्स टू r max अपॉन 4 आया क्योंकि थीटा 45 था। इन अदर केसेस r और h का जो रेशियो होगा 4 cot थीटा के इक्वल होगा, r अपॉन h 4 cot थीटा या h अपॉन r करोगे तो 1/4 tan थीटा, tan थीटा जैसे चाहो वैसे इसको आप नोट कर सकते हो याद रख सकते हो। हाँ बेटा कुछ बोला आपने? हाँ बोलो। नहीं ठीक,
ओके, और इसी के साथ साथ मान लीजिए इसी में एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करूं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेंज है वो हाइट का n टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहां पर लिखूं इफ रेंज, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर लिखूंगा, ये समझ लो तरीके से क्वेश्चन ही कर रहे हो आप, ये सब आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे, डायरेक्ट किसी बुक में ऐसे सॉल्व नहीं मिलेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। लेकिन हाँ ये कि अगर मैं इसको सेपरेट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखवा दूंगा तो कोई क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं, सब आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर मैंने बोला आपसे इफ रेंज is n times of the height, किसी गिवन प्रोजेक्टाइल की केस में बात हो रही है, किसी एक गिवन प्रोजेक्टाइल एक को आपने प्रोजेक्ट कर दिया और आपने ऑब्जर्व किया जो रेंज और जो हाइट है उनके बीच का जो रिलेशन है, रेंज इज n टाइम्स ऑफ द हाइट, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आपसे यहाँ पर फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात की जाएगी तो दिस इज वेरी सिंपल, कोई मुझे सॉल्व करके बता सकता है? एक पॉइंट आप बता ही सकते हो बेटा, जैसे बैक टू थोड़ी सी मेहनत करो और जल्दी से आना, सिंपल है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से करो। r इक्वल्स टू nh लिखो, r और h का फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो। सॉल्व कर लेना बेटा, चुपचाप बैठे मत रहना, कोई दिक्कत है तो पूछना। n/4 cot theta inverse, okay, theta equals to cot inverse n/4, हाँ बेटा ठीक है, सही है, सही है, that is a simple thing। आपको क्या लिखना है? r is equals to nh, r हो गया u square sin 2 theta upon g is equals to n u square sin square theta upon 2g, ठीक है ना? g से g हो गया tan से, u square हो गया u square tan से, you will write down 2 sin theta cos theta is equals to n into sin square theta upon 2, तो बेटा एक sin theta से एक sin theta कैंसिल हो गया, इसको जल्दी ले आओगे तो आपको मिलेगा cot theta equals to n/4, theta equals to cot inverse n/4। So these are some questions which can be asked in the objective type problems। ओके बेटा समझ आ गया? अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्या हमारे पास टाइम बचा है क्वेश्चन करने के लिए? मेरे पास वॉच नहीं है, तो 12:03 हो गया। ओके तो एक काम करिए, इतना मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं आप उससे सॉल्व करेंगे, और फिर कल का जो टॉपिक होगा, कल का जो लेक्चर होगा बेटा उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना? तो उस क्लास को ये सोच के मत छोड़ देना कि क्वेश्चन वाला है मैं कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट जरूर करना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हम कल कम करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन विद इन आवर, ठीक है? आज अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछो।